नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की नई सरकार का गठन हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। उनके साथ 52 लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और इसी के साथ नई सरकार अस्तित्व में आ गई। अब उसके सामने उन वादों को निभाने की चुनौती है जो उसने जनता के सामने किए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कई चुनौतियां हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती अपने चुनावी वादों को पूरा करने की है। इस बार चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने कई बड़े बड़े वायदे किए थे। इसके चलते भाजपा को भी अपने घोषणा पत्र में लुभावने वादे करने पड़े थे। अब भाजपा की सरकार सत्ता में वापस आ चुकी है। ऐसे में इन वादों को पूरा करने का समय भी आ गया है। भाजपा ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, कामगारों को लेकर हर वर्ग तक को फायदा पहुंचाने की बात कही थी। तो क्या है वो वायदे और कैसे उन्हें सरकार पूरा करेगी, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि तमाम वायदे, जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी आई, आम आदमी पार्टी ने तमाम फ्री के वायदे देने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस ने भी तमाम वायदे किए, समाजवादी पार्टी ने भी तमाम वायदे किए और उसी को देखकर बीजेपी को भी अपने घोषणा पत्र में कई वायदे करने पड़े। लेकिन अब ये वायदे क्या पूरे हो पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती योगी सरकार के सामने है। चलिए मेहमानों से परिचय कराते हैं आपके साथ। हमारे साथ केसी जैन साहब, नेता बीजेपी से, अरविंद दुबे, नेता समाजवादी पार्टी से, ओपी यादव, राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ओपी यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इन चुनावों में एक बड़ा स्थिति और बड़ा दिलचस्प देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी ने तमाम फ्री की योजनाओं की बात कही, उसको देखकर कांग्रेस ने भी तमाम योजनाओं की घोषणा कर दी। उधर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी तमाम ऐसी घोषणाएं लेके आ गई जिससे कि जनता को लुभाया जा सके। बीजेपी पर भी दबाव बना, बीजेपी ने भी अपनी कई घोषणाओं को बदला और उनको सुधार करके अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन अब क्या लगता है, जिस तरह से जो तमाम चुनावी वायदे किए गए थे, वो वायदे पूरे हो पाएंगे और उनको सरकार पूरा कैसे कर पाएगी? देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो प्रियंका गांधी की लीडरशिप में, चाहे अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में समाजवादी पार्टी ने जो वायदे किए, उससे एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स का जो दौर शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें कहीं ना कहीं काम कर किया। और जिस तरह, चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में सत्तारूढ़ हो चुकी है, सरकार बन चुकी है, तो काम करने की बारी तो भारतीय जनता पार्टी की है। तो एक तरह से मानसिक रूप से और प्रदर्शन करने का समय है, डिलीवरी का समय, और पूरे 5 साल उसको डिलीवरी करके दिखाना पड़ेगा। और बीच में 2024 का पार्लियामेंट के चुनाव और बीच में नगर निगम के भी चुनाव है, और नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का हमेशा पलड़ा भारी रहता है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को डिलीवरी देनी होगी। रही बात वायदों की झड़ी लगाना और ये सब जो काम है, ये शुरुआत आप खुद जानते हैं कि तमिलनाडु से एमजी रामचंद्रन की पॉलिटिक्स रही हो, चाहे एनटीआर की आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स रही हो, आप देख लीजिए कि ज्यादातर साउथ के राज्यों में इस तरह के प्रयोग हुए और वो प्रयोग धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ बढ़े। और इस बार जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, पिछले जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, उसमें इस तरह वायदों की भरमार नहीं हुई थी और पिछली बार अलग अलग मुद्दों पर चुनाव हुए और ज्यादा इस बार ऐसा लगा। और देखिए कि सरकार बनने में भी बड़ा रोल राशन का रहा, राशन का बड़ा रोल रहा और महिलाओं को जो फैसिलिटीज दी हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में, तो राशन, प्रशासन और महिला का बड़ा रोल रहा सरकार बनने में। तो महिलाओं को जो डिलीवरी हुई पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार की और राशन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला और वो सत्ता में लौटी, तो निश्चित तौर पर एक प्रेशर है। लेकिन चूंकि जिस तरह से बात करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, निश्चित तौर पर और लगभग 6 महीने तो अपोजिशन को भी इंतजार करना पड़ेगा और सरकार भी एक बेहतर मॉड्यूल के साथ आई है और उसके जो रणनीतिकार हैं, जो नीति नियंत्रक हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि शुरुआती दौर से ही धुआंधार बैटिंग करें। और जिस तरह अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पिछली बार भी चुनाव समाजवादी पार्टी लूज कर गई थी, लेकिन अखिलेश यादव जी पहले विधान परिषद में रहे और फिर आजमगढ़ से पार्लियामेंट चले गए। लेकिन इस बार पहले दिन से बिल्कुल सहमे और नपे तुले और सिस्टमेटिक ढंग से वो सरकार को कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने देखिए अभी मोना तिवारी, अनुराधा, मोना मिश्रा लीडर ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी की लीडर हुई है, तो अपोजिशन भी लगातार उस पर नजर गड़ाए हुए है। लेकिन डिलीवरी का दौर
जैसे कहते हैं कि हनीमून पीरियड, तो सरकार का भी एक हनीमून पीरियड होता है, उसमें अपोजिशन भी कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन मैं मानता हूं कि देश के सबसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी नतीजे देगी, डिलीवरी देगी, और अगर डिलीवरी देने में कोई कोताही हुई तो उसका खामियाजा 2024 के पार्लियामेंट में, क्योंकि समाजवादी पार्टी को क्वांटम जंप हुआ है, 10% वोट का इजाफा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो भी गेन करेगी समाजवादी पार्टी गेन करेगी। और बीएसपी और कांग्रेस का जिस तरह सफाया हुआ है, लेकिन 24 की लड़ाई नेशनल बनाम नेशनल की लड़ाई में कांग्रेस फिर अपनी भूमिका तैयार कर पाएगी। बीएसपी भी ओवरहॉलिंग कर रही है, जिस तरह अपने संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है, और अखिलेश यादव क्या करेंगे, और सरकार डिलीवरी पर ही डिपेंड कुछ करेगा। और उसमें मैं मानता हूं कि सरकार के रणनीतिकार पूरी तरह से मुतमईन है और वो नतीजे देने के मूड में है। जिस तरह सरकार ने शपथ लिया है, अभी विभागों का बंटवारा रुका हुआ है, लेकिन हो सकता देर रात या कल तक विभाग बढ़ जाएं, और जिस तरह ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की बात भारतीय जनता पार्टी के नीति नियंत्रक कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर डिलीवरी की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को एक वातावरण देगी। और अगर कहीं चूक हुई तो इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और बिल्कुल, और यही वजह रही कि अखिलेश यादव ने लोकसभा की बजाय अपना विधानसभा की सीट को ज्यादा महत्व दिया है, और क्योंकि वो चाहते हैं कि ये विधानसभा में रहकर और वो सरकार के खिलाफ लगातार मुखर बने रहें, जिससे कि एक माहौल भी समाजवादी पार्टी विपक्ष के तौर पर, मुख्य विपक्षी के तौर पर बना के रखे रहे, दबाव भी सरकार पर बना के रखे रहे। केसी जैन साहब, तमाम वायदे हो गए, चुनाव बीजेपी जीत चुकी है, अब है वायदों को पूरा करने की बारी। बड़ी चुनौतियां हैं, तमाम वायदे कर दिए गए, क्योंकि आमतौर पर चुनावों में होता है कि हमें ये दर्शाना पड़ता है कि सामने वाली पार्टी ने जो वादा किया है तो उससे सिमिलर कुछ हम भी ऐसा करें कि लोग सोचें कि चलिए ये स्कीम यहाँ पर भी उपलब्ध है। तो अब वही समय बीजेपी का आ गया है, बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे इसको चुनौतियों से निपटेंगे, क्या कुछ रूपरेखा इनको लेकर के तैयार की जाएगी? देखिए दिनेश जी, पहली बात तो कोई भी राजनीतिक दल हो उसके सामने चुनौतियां हमेशा रहती, और जो चुनौतियों से लड़ता है वही आगे बढ़ता है, जो चुनौतियों से लड़ने के बजाय भाग जाता है वो पीछे रह जाता है, उसको जनता भुला देती। रही बात ये वायदों की, तो देखिए वायदा करना और मुफ्तखोरी की एक लत लगाना दो अलग अलग चीजें। हमने कहा हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, जबकि तमाम सारे राजनीतिक दलों ने ये वायदा किया हम 300 यूनिट बिजली देंगे, 500 यूनिट बिजली देंगे, सबको फ्री कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेताओं ने, यहाँ तक कि हम लोगों ने भी, हम जब भी चैनल पे बैठे हमने भी प्रश्न किया विपक्ष से कि आप ये पैसा कहाँ से लाएंगे, ये तो बहुत बढ़ेगा टैक्स पे करने वाले लोगों के ऊपर, फिर ये होगा कि महंगाई बढ़ रही है, फिर आपको महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है पैसा आएगा कहाँ से, टैक्स बढ़ाएंगे महंगाई होगी। तो हमने वो वादे किए जो वास्तव में पूरे किए जा सकते हैं। देखिए इसके पहले जो योगी जी की जो पहली सरकार थी उसमें हमने अगर वादा किया तो 50 लाख लोगों को हमने उसमें आवास भी दिए। पहले कितने जिलों में बिजली आती थी, अब बिजली का इतना उत्पादन हो रहा है कि लोग अपनी बिजलियां वापस बेच रहे हैं, सरकार को बेच रहे हैं, सरकार उसको दूसरी जगह पे स्थानांतरण कर रही है। तो ऐसे में चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, आप देखिए 33 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुल चुके हैं, चालू हो चुके हैं, और लगभग हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना योगी आदित्यनाथ जी की है, जिसको पूरा किया जा रहा है कि 75 जिलों में 75 मेडिकल कॉलेज हो, और जो पहले से वो तो वही है। तो ऐसे में चाहे 50 लाख लोगों को जो है आवास देना रहा हो, 4.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए गए, और इसी तरीके से जो चिकित्सा व्यवस्था थी, 5 लाख रुपए का जो बीमा किया गया, उनका आयुष कार्ड जो उनको उपलब्ध कराया गया, उससे लोगों को सुविधाएं मिली। तो एयरपोर्ट भी बने, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, और लोगों की जो हमसे एक उम्मीद थी, कोरोना काल में हमने 1 साल से ज्यादा तक लोगों को मुफ्त राशन दिया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो केंद्र सरकार की योजना थी उससे अतिरिक्त, वो चाहे नमक की व्यवस्था हो, तेल की व्यवस्था हो, दाल की व्यवस्था हो, चने की व्यवस्था हो, ये व्यवस्था अपनी तरफ से की। तो ऐसा नहीं धीरे धीरे व्यवस्थाएं की नहीं जा सकती, और हमने वो वादे किए जो वास्तव में हम पूरा कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हमको उनको पूरा करना है। हमने वो मुफ्तखोरी नहीं की कि आपको रसोई गैस सिलेंडर परमानेंट मुफ्त हो जाएगा। हमने कहा 2 बार साल में, होली और दीपावली में आपको मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखिए वादे भी वो करने चाहिए जिससे आम जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ भी ना पड़े, टैक्स पे के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, और आप उनको क्रियान्वयन कर सके, उनको पूरा कर सके।
36,000 करोड़ रुपए की हमने व्यवस्था करके जैन साहब, ऐसा तो नहीं कि फ्री अपने खर्चे से जैन साहब पीएम फ्री अन्न योजना 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। पीएम अन्न योजना, देखिए वही चीज है और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, उधर गैस सिलेंडर का दाम भी बढ़ा दिया। पेट्रोल और डीजल के अगर दामों की आप चर्चा करेंगे तो जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं, तमाम देशों में आपसी जो टकराव की स्थितियां हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेलों की कीमत क्या है, उसके हिसाब से रेट अब भी कंट्रोल में। और सरकार ने 12 रुपए डीजल, 12 रुपए पेट्रोल पे जो छूट कर रखी है, अभी वो छूट जारी है। अगर वो हटा ली जाए तब क्या होगा? तो कुल मिलाकर के सरकार ने अपनी तरफ से राहत देने की कोशिश की है। 12 रुपए डीजल, 12 रुपए पेट्रोल पे कमी की गई है। जो वर्तमान रेट है उसमें भी वो छूट लागू है लगातार। 5 रुपए पेट्रोल पे, 5 रुपए डीजल पे केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी और हमने उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको बढ़ा के 12 रुपए दोनों पे किया है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने राहत देने का प्रयास किया है और हमने जो वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा करेंगे। चाहे किसानों से रिलेटेड वादे हैं, चाहे घरेलू महिलाओं से रिलेटेड है, चाहे आम जनता के लिए, बिल्कुल उनको पूरा किया जाएगा। अगर हम 36,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर्ज माफी के लिए किसानों की तत्काल सरकार में आकर के कर सकते हैं। देखिए, पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार का दीमक लगा करके उत्तर प्रदेश को गरीबू राज्य बना दिया। अब जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, आप देखिए तमाम सारे लोग इसीलिए नाराज हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार करने को नहीं पा रहे। तमाम सारे लोग 5 साल तक सरकार में रहने के बाद, मलाई काटने के बाद छोड़ के चले गए, क्योंकि काम तो नहीं किया, मलाई तो काटी, लेकिन भ्रष्टाचार की मलाई नहीं काट पाए, सत्ता की मलाई जरूर काटी। अब क्या है कि जब उनको इस तरह काम नहीं कर पाए तो उसको करके भी चले गए, सोचा दूसरी सरकार आ जाएगी, वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो कुल मिलाकर के जो अच्छी योजनाएं हैं उनको जनता सराहती है और अच्छे आप काम करेंगे तो जनता आपको फिर खिलवाते बैठाएगी। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश की सरकार आई है दिनेश जी, तो काम के बल पर ही आई। चलिए, अरविंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। अरविंद जी, सरकार ने तमाम वायदे घोषणा पत्र में किए थे और अब वक्त आ गया है कि उन्हें पूरा करें, और अब समाजवादी पार्टी को भी पहले से ज्यादा बहुमत है, और अब समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा? किस तरह से सरकार के जो वायदे हैं उनको लेकर आप आवाज उठाएंगे कि इस वादे को पूरा किया जाए? क्या एक अच्छी विपक्ष की भूमिका इस बार निभाने का समाजवादी पार्टी ने मन बना लिया है? ये अगर अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाने का मन न बनाया गया समाजवादी पार्टी ने, तो लोकसभा से आदरणीय इसलिए हमारे नेताजी इस्तीफा देके सदन के नेता बनने नहीं आते लखनऊ में। वो फिर भी लखनऊ विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने हैं और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो सरकार बनी हुई है, अभी तो कहना कुछ बहुत कहना भी वो नहीं रहेगा। तो करते कुछ इनके वादे अभी तो देखा जाए, मंत्रिमंडल के पहले विभाग बटे, फिर अपना ये वादा जनता के पूरा करें, फिर नहीं अगर पूरा कर पाते हैं तो उसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक का संघर्ष करेंगे। और संघर्ष करने में समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रही है और संघर्ष की देन है कि 3-3 बार 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है। और जहां तक भाई साहब ने अभी कहा कि रसोई गैस सिलेंडर साल भर में फ्री, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, उनसे ये चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रसोई गैस फ्री साल में होली और दिवाली पे जो देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वो सिर्फ उज्ज्वला परिवारों के लिए है, ना कि और किसी परिवार के लिए है? जैन साहब, वह सिर्फ उज्ज्वला परिवारों के लिए है, बाकी मध्यम वर्गीय परिवार और किसी परिवार के लिए वो नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी को मध्यम वर्गीय परिवार ने वोट नहीं किया था? तो ये सिलेंडर देने में क्या बोलता है, इस तरह का देखिए यही उस तरह की बात करते हैं कि एक वर्ग को सिलेंडर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद क्या मोनोपोली सब्सिडी छोड़ी। और दूसरी चीज इन्होंने जो कहा कि हम रोजगार दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो होगा कि रजिस्ट्री पे 10% नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो लोग दूसरों को तक सुविधाएं दे सकते हैं उनको इन योजनाओं का लाभ क्यों देना चाहिए? योजनाओं का लाभ उन लोगों को देना चाहिए जो वास्तव में गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो लोग अपने नहीं आपके पास मानक क्या है? मध्यम वर्गीय हमारी बात वाली व्यवस्था कर दी आपने, तो खैरात हमारी बात आप सुने पहले, और उसके बाद जैन साहब आपको खारिज कर दिया। जैन साहब, एक बड़ा अच्छा सवाल किया है, बड़ा अच्छा सवाल किया है वाकई दुबे जी, बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास ये मानक क्या है कि मध्यम वर्गीय परिवार कौन है? इसका मानक क्या है आपके पास? कैसा मानक, आप किस तरह का मानक आपने रखा है मध्यम वर्गीय परिवार में और जिला परिवार के बीच का मानक? तो आप बताओ इसका मानक क्या है?
राशन कार्ड में जो व्यवस्था है, राशन कार्ड के जो अलग अलग चरण है, उसके अकॉर्डिंग ही उनका राशन कार्ड बनता है और इस पे रिपोर्ट सीधे ग्राम प्रधान आप सुनिए, और राशन लेखपाल कार्ड की की रिपोर्ट बात लगती है कि मत आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। आप सुनिए, 5 उसके अनुसार ही राशन उसका कार्ड तो बनता है। ऐसे अमीरों और के उसके बने हुए अनुसार ही हैं उसको योजना है, बाकी जो योजनाओं का लाभ करोड़पति मिलता हैं। आप अब आप उसकी एक बार देखिए जांच देखिए तो करवाना पहले। धीरे जी सवाल कर रहे हैं, मेरा जवाब सुनिए। चलिए दुबे जी जैसे सुन हमने लीजिए। कर्ज माफी की व्यवस्था की, तो कर्ज माफी की व्यवस्था उनके लिए थी जो सीमांत किसान थी, जो छोटे किसान थी। अब जो 10 लाख रुपए का कर्ज ले सकते हैं, चुका सकते हैं, पहले 10 लाख रुपए का कर्ज लेके चुका चुके हैं, तो उनके लिए ये योजना नहीं थी कर्ज माफी की। हमारी योजना 1 लाख रुपए कर्ज माफी तक के लिए थी और वो सीमांत किसानों के लिए थी, छोटे किसानों के लिए थी। ऐसे में कोई भी योजना है, अब पता चला कृषि खुद कर नहीं रहे, 100 बीघे का प्लाट है आपके पास में, कृषि आप दूसरे से करा रहे, 10-10 ट्राली और ट्रैक्टर आपने ले रखे हैं और उसके बाद में 50 लाख रुपए अपलोड करा लीजिए, फिर कहिए लोन हमारा माफ होना चाहिए। क्यों माफ होना चाहिए? आप बैठे हैं शहर में, आप जमीन अपनी उठा देते हैं किराए के ऊपर, किसानों को दे देते हैं, कर्ज माफ होगा तो आपका माफ होगा, जमीन आपके नाम है, तो उन जो छोटे किसान है जो आपके खेत में मजदूरी कर रहे हैं, उनको तो उसका कोई लाभ मिलेगा नहीं। फिर आपको वो लाभ क्यों मिलेगा? 50 लाख रुपए का आपने कर्ज ले रखा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में मारा जा रहा है, योजनाएं बनाएगी कि ऐसा ना हो कि इन योजनाओं का लाभ जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी मछलियां कहा जाता है, जो बड़े बड़े चीजों का लाभ लगा जा रहा तो है, वास्तव में जो गरीब वर्ग है आखिर आपकी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? इस तरीके का वर्ग है जो मारा जा रहा है, उसके लिए जो मुफ्त की योजना है, फ्री की योजना है, उन्हीं के लिए आप देखिए 130 करोड़ आबादी है, 130 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। किसान नहीं, तो आप कहिए 50 लाख लोग जो बचे उनको क्यों नहीं दे रहे? गन्ने मूल्य का भुगतान समय 50 से नहीं करोड़ करेंगे तो उन 50 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो लेकिन अपना जितने खर्चा स्वयं उठा सकते हैं। लेके आज भगे तो हुए हैं, इन चीजों को ध्यान में रख करके ही वो योजना बननी चाहिए। कोई भी सरकार हो, मैं तो कहता हूं, हर एक सरकार को इस चीज को ध्यान में रख करके योजना बनानी चाहिए। चलिए। कि जो देने में सक्षम है, चलिए। उसके लिए फ्री की योजना नहीं होनी चाहिए। चलिए जैन साहब, अरविंद जी, जैन साहब, जैन साहब हमारे साथ ओपी यादव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओपी यादव जी भी बहुत देर से सुन रहे हैं दोनों को। ओपी यादव जी, एक बड़ा अच्छा सवाल दुबे जी ने किया था कि मध्यम वर्ग की पहचान आखिर कैसे की जाए, क्योंकि वास्तव में यह सवाल इसीलिए जायज है कि अगर कोई भी सरकार होती है, योजनाएं लागू की जाती है, कहा जाता है गरीब परिवारों के लिए, कोई बड़ी इंडस्ट्रियल योजना बनाई जाती है तो बिजनेसमैनों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, लेकिन एक जो मध्यम वर्ग जो टैक्स भी जमा करता है और कभी कभी उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो टैक्स नहीं जमा कर पाता, कर्जे में चला जाता है और स्थितियां उसकी बड़ी खराब होती हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि मध्यम वर्ग के लिए कोई भी एक ऐसी रूपरेखा तैयार नहीं की गई है जिसमें यह कहा जा सके कि यह आदमी अमीर है कि गरीब है। ओपी यादव जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? चलिए, लगता है ओपी यादव जी से संपर्क नहीं हो पाया। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, मैं टीम से कहूंगा। लेकिन जैन साहब, चुनौतियां काफी हैं। चुनौतियां इसीलिए भी काफी हैं क्योंकि अब वो समय नहीं रहा। पहले जब होता था कि एक सरकार आती थी और सरकार आके तमाम उसने वायदे किए, कुछ काम किए, कुछ नहीं किए, और हो सकता है अगली बार उनको भी उम्मीद नहीं होती थी सरकारों को कि ये वापसी करेगी या नहीं करेगी। और सरकारें आती जाती रहती थीं, अपने अपने वायदे लेकर आते थे और अपना काम निपटाया, 5 साल पूरे किए, कुछ छोटे मोटे वादे पूरे करके और चली जाती थी। अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब आप जो भी तैयार करते हैं, एक मुखौटा तैयार करते हैं, उस मुखौटे पर बिंदु दर बिंदु आदमी नजर बना के रखता है कि सरकार, इस पार्टी ने चुनाव से पहले ये वादा किया था, इसके घोषणा पत्र में ये चीजें थी और ये इसने पूरा नहीं किया है। और जब चुनाव आता है तो वो सवाल फिर निकलकर सामने आते हैं। इस बार वो माहौल भी देखने को मिला था। तो क्या लगता है कि बीजेपी अब ये चाहती है कि यूपी में दूसरी बार तो आ गए हैं और अब स्थायी कुछ समय तक यहाँ पर अपनी पैठ बनाई जाए? देखिए दिनेश जी, आपके सवालों में भी हमें लगता है कि उसमें जवाब भी छुपा हुआ। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारत देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जितने जिम्मेदारी सरकार की है प्रदेश के, देश के विकास की, हमें लगता है विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी। ये अलग बात है कि विपक्ष के पास में उस तरीके की चीजें नहीं है, लेकिन अगर उनके पास जो विधायक हैं, क्या उनके विधायक अपने क्षेत्रों का विकास नहीं करेंगे? क्या उनकी
जो विधायक निधि है क्या उनको रिलीज नहीं होगी। तो कुल मिला के देखिए भूमिका दोनों की मिली जुली है। रही बात प्रश्न की, तो जनता को बिल्कुल प्रश्न करने का वही अधिकार है कि अगर सरकार काम ना करे तो जनता को बिल्कुल वैधानिक तरीके से विधिक प्रक्रिया के तहत प्रश्न करने का भी अधिकार है, विरोध करने का भी पूर्ण रूप से अधिकार है। चुनाव के पहले भी विरोध करने का अधिकार है और चुनाव के समय में भी विरोध करने का अधिकार है, और तमाम जगह पे सारी चीज देखी भी जाती है। रही बात सरकार की चुनौती और जिम्मेदारी की, खास करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो दूसरी सरकार बनी उसको लेकर के, तो हमने जो वादे किए थे हमने इस चीज को ध्यान में रख करके वादा किया था कि हम इन वादों को पूरा कर सकते हैं। और रही बात यह कि कैसे पूरा करेंगे, तो हमने आपको बताया कि पहले भी हम इन चीजों को कर चुके हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से पहले की जो सरकारें रहती थी तो लोगों को तुष्टीकरण के लिए और खासतौर से संतुष्ट करने में लगी रहती थी, और अगर सरकारें दबाव में काम करेंगी, सिर्फ वर्ग विशेष को तुष्टीकरण और संतुष्ट करने में लगी रहेंगी, तो सरकार उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगी और जिस प्रकार से उनको वास्तव में काम करना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल फ्री हैंड होकर के काम कर रहे हैं, कोई दबाव उनके ऊपर नहीं है किसी तरीके का, और वो सबका साथ सबका विकास का जो हमारा नारा है उसको लेकर के चल रहे हैं। तो आप देखिए अभी फ्री राशन की बात कर रहे थे कि 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो आप देखिए क्या राशन सिर्फ वर्ग विशेष को किसी मिल रहा है, सबको मिल रहा है राशन की अगर व्यवस्था है। अगर उज्ज्वला कार्ड की योजना है तो वो सबको मिल रहा है, आयुष कार्ड है वो सबको मिल रहा है, गरीब लोगों की अगर शादियां हो रही है उसके लिए अगर पैसा रिलीज हो रहा है वो सबको मिल रहा है। तो देखिए प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको एक दृष्टि से देखना पड़ेगा पूरी जनता को, और वही काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। रही बात यह कि जो चुनौतियां और हमारे सामने हैं उनके लिए हम तैयार हैं, और जितनी भी काम करने की आवश्यकता है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना मंत्रिमंडल बनाया है, मंत्रिमंडल के साथ बैठक करके समीक्षा करके उन चीजों को पूर्ण रूप कैसे दिया जाए, मूर्त रूप कैसे दिया जाए, जो हमने वादे किए उस पर भी लगातार काम हो रहा है। जल्दी ही मंत्रिमंडल का जो है वो बंटवारा भी हो जाएगा, मंत्रिमंडल भी सबको मिल जाएगा किसको कौन सा विभाग का काम करना है, और आप देखेंगे कि हमने जो वादे किए उसको किस तरीके से पूरा करते हैं। जिस प्रकार से पहले हमने चाहे 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी हो और तमाम सारी योजनाएं हों जो हम वादे करके आए थे उनको हमने पूरा किया, वैसे ही हम उन वादों को फिर से पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देखिए पहले कितने जिलों में बिजली आती थी और कितने घंटे बिजली आती थी, आज कितने जिलों में बिजली आ रही है, कितने घंटे बिजली आ रही है। आज बिजली बेचने की कंडीशन में हमें जो बिजली हमारे जो लोग सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कर रहे हैं उनको हम खरीद रहे हैं, उल्टे लोग बेच रहे हैं सरकार को बिजली अपनी। तो देखिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने के लिए और पारदर्शिता होनी चाहिए, और ये दोनों चीजें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में है। इसलिए हमें पूरा भरोसा पूरी उम्मीद है कि हमने जो जनता से वादे किए थे उस पर हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये आरोप भी रहता है कि सरकार जिसकी होती है वो अपनी पार्टी के विधायकों के ही क्षेत्र में विकास काम करवाते हैं। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि सबका साथ और सबका विकास जिस तरह से नारा रखा गया है उस पर काम होगा? देखिए दिनेश जी अभी क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि अभी जो सरकार ने, देखिए ये क्या होता है आरोप लगाने के लिए लोग स्वयं काम नहीं करना चाह रहे। मैं तो ये कहता हूँ जो लोग सरकार के अंग नहीं भी है, अगर वो लोग भी डीएम को और अपने क्षेत्र के विधायक को किसी पार्टी का हो, एक आम जनता अगर कहीं पे उसका डेवलपमेंट होना है, कहीं पे रोड बननी है, कहीं कुछ और चीजें हो रही है, अगर वो चिट्ठी लिख करके भेजता है तो बिल्कुल उस पर डीएम विचार करता है और जो है पैसा उसके रिलीज करता है विभाग को कि हाँ ये काम होना चाहिए, और किसी न किसी विभाग को उसका टेंडर भी दिया जाता है। अगर किसी गांव में पानी की व्यवस्था है, पानी की टंकी की मांग है और उसकी अगर मांग की जाती है, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत हो या अन्य विभाग के अंतर्गत हो, तो बिल्कुल वो काम होता है। तो देखिए काम करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ। और अगर आप रेले चुन करके आए हैं, विधायक चुन करके आए तो कह देना कि काम नहीं हो पा रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ये काम चोरी। ये जो लोग काम चोर हैं, जो लोग पहले पढ़ाई में चोरी करते रहे, पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, काम उसी तरीके से जैसे बच्चे होते पढ़ाई नहीं करना चाह रहे तो टीचर के ऊपर डाल देते, स्कूल के ऊपर डाल देते कि वहाँ पढ़ाई हो रही, क्लास हो रही, क्या करने जा रहे वहाँ पर। वैसे ही ये काम चोर जो लोग हैं उनके पास ये बहाना है, लेकिन अगर काम करना चाहे आप जो कार्य योजनाएं बना करके देंगे उस पर सरकार विचार करके उनको आगे बढ़ाती। हमने इसी लखनऊ में देखा है, ऐसे ऐसे सभासदों को देखा है जिन्होंने विधायक से ज्यादा काम कराया है, और किस तरीके से काम कराया, नई नई कार्य योजनाएं बना करके सरकार के पास भेजते और नगर निगम में भेजते और उनका बजट पास होकर के वो काम करते हैं, और जो काम नहीं करना चाह रहे वो 5 साल तक केवल और केवल सत्ता का उपभोग करते रहते हैं, जो विपक्ष में वो सरकार को कोसते रहते हैं,
और काम कुछ नहीं होता बताते हैं। चलिए। लेकिन अगर आप काम करना चाहें, आप एमएलए हैं, काम नहीं हो रहा चलिए, है, उम्मीद ये उम्मीद कहना है हमें कि लगता है काम उम्मीद हो है जाए। कि जिस तरह से आप कर मंत्रणा की जो बात कर रहे हैं और वो जो रूपरेखा की बात कर रहे हैं, इस तरीके से काम भी हो पाए तो ये लोगों के लिए बेहतर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार की तो वापसी हो गई है, लेकिन चुनौतियां काफ़ी आ गई हैं। अब इन चुनौतियों से कैसे लड़ा जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो वहीं विपक्ष भी इस बार बड़ी दमदार और भारी विपक्ष सामने बैठा हुआ है और उसकी भी कोशिश ये रहेगी कि सरकार ने जो जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे वो वायदे पूरे किए जाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।